रेड सॉइल किस लिए होता है बेटा? रेड सॉइल क्या है? रेड सॉइल रेड क्यों होती है? अच्छा, आयरन ऑक्साइड होता है उसमें। वेरी गुड। करेवा सॉइल क्या होता है? करेवा सॉइल किस लिए फेमस है? सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए फेमस है। वेरी गुड। करेवा सॉइल इज फेमस फॉर सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए। ब्लैक सॉइल इज फेमस फॉर, ब्लैक सॉइल किस लिए फेमस है? कॉटन कल्टीवेशन के लिए। ठीक है। एलुवियल सॉइल इज फेमस फॉर, एलुवियल सॉइल किस लिए फेमस है? हाँ, मिलेट्स के लिए फेमस, मिलेट्स के लिए फेमस है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज फेमस फॉर व्हीट, राइस, ये कुछ भी ग्रो कर लीजिए उसमें। ठीक है। एसिडिक सॉइल कहाँ मिलती है? एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल आपको कहाँ मिलती है? हाँ, ट्रॉपिकल रीजन में, माउंटेनियस रीजन में। उसमें कौन सा कल्टीवेशन होता है ट्रॉपिकल एसिडिक सॉइल में? एसिडिक सॉइल बैम्बू कल्टीवेशन। हाँ, बैम्बू कल्टीवेशन। ठीक है, ये सब याद रखना। सॉइल क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज सॉइल, तो सॉइल है क्या? व्हाट इज सॉइल? बताइए, सॉइल क्या है बेटा? मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है। तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ, इट इज ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक and inorganic so it is a mixture of organic and inorganic material which has capacity to grow plants, which has capacity to grow plant, to grow plant, तो उसको हम सॉयल बोलते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल विच हैज़ कैपेसिटी टू ग्रो प्लांट्स, जिसमें कैपेसिटी होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। मैंने आपको बताया था बेटा, इसमें ऑर्गेनिक मैटर तो समझ ही गए, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमस जिसे बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब, इनऑर्गेनिक क्या होता है? उसमें जिंक होना चाहिए, उसमें फॉस्फोरस होना चाहिए, उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए, उसमें पोटेशियम होना चाहिए, तो ये सारे मिनरल्स होने चाहिए। और इसके साथ साथ तीसरा इंग्रेडिएंट आता है, इट हैज़ ए कैपेसिटी टू ग्रो प्लांट्स। और सॉइल में कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो प्लांट्स को भी ग्रो कर सके। सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ सॉइल इज ऑर्गेनिक, ठीक है। सेकेंड इज इंग्रेडिएंट इज इनऑर्गेनिक एंड थर्ड वन इज इट हैज़ ए कैपेसिटी टू ग्रो प्लांट्स। जब हम इसकी बात करते हैं बेटा, इट हैज़ ए कैपेसिटी टू ग्रो प्लांट्स, तो क्या जो प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते वो सॉइल नहीं है? जो प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते वो क्या सॉइल नहीं है क्या? तो उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें फिर ये इस सॉइल को हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि इट हैज़ कैपेसिटी टू ग्रो प्लांट्स? हाँ बेटा, एक्चुअली एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में हम उसको पढ़ते नहीं हैं, तो हम ऐसी सॉइल एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसी सॉइल की बात करते हैं जिसके पास कैपेसिटी होती है टू ग्रो प्लांट्स। हर सॉइल फॉर्मेशन जो होता है उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, पहले भी मैंने बताया होगा आपको, फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड, फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन बेटा प्री में भी आ जाता है, सॉइल फॉर्मेशन, और मेंस में भी आ जाता है। इस सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं? सॉइल बनता किन की वजह से? नंबर वन, पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक्स। पेरेंट रॉक्स का मतलब है, जैसे आप मान लीजिए दक्कन प्लेट्यू है, तो दक्कन प्लेट्यू में इग्नियस वॉल्केनिक इरप्शन से जो दक्कन प्लेट्यू है, तो वहाँ सॉइल कैसे बना है बेटा? वहाँ जो भी रॉक्स हैं, जो हमारा वेस्टर्न घाट है, तो वो किसकी वजह से आया है? वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से आया है। और उसमें जो रॉक्स हैं वो किस तरह की रॉक्स हैं? इग्नियस रॉक्स।
तो जो पेरेंट रॉक्स हैं वो कैसी हैं? इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स क्योंकि वो ब्लैक लावा बसाल्ट से बना हुआ है तो ब्लैक कलर का होता है। अब जब वो ब्लैक कलर का होता है तो बेटा उससे जो उसके इरोजन से जो सॉइल बनेगी तो वो कैसी बनेगी? ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल बनेगी जिसको हम रेगर भी बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पेरेंट मटेरियल कैसा है, पेरेंट रॉक्स कैसी हैं। जैसे आप यूपी बिहार में और इसमें देखिए गंगा यमुना का जो रीजन है, इसमें जो इरोजन, किसका इरोजन होता है? हिमालय का। और हिमालय जो रॉक्स हैं वो कैसी हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक से जो सेडिमेंट्स आते हैं, यहाँ जो सॉइल बनती है वो कैसी बनेगी? एलुवियल सॉइल बनेगी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉइल फॉर्मेशन, डिपेंड्स। फर्स्ट फैक्टर इज पेरेंट रॉक, कि पेरेंट रॉक है कैसी। ठीक है, सो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट रॉक्स उस पर डिपेंड करता है बेड रॉक का। जो भी पेरेंट रॉक्स हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा पेरेंट रॉक बसाल्ट लावा का बना होगा तो ब्लैक सॉइल बनेगी। अगर हमारा पेरेंट रॉक सेडिमेंट्री रॉक का होगा तो एलुवियल सॉइल बनेगी, सेडिमेंट से एलुवियल सॉइल बनेगी। और अगर मान लीजिए उस सॉइल में आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है तो रेड सॉइल बनेगी। सो ये सब चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि पेरेंट सॉइल है किस टाइप की, पेरेंट सॉइल है किस टाइप की। सो फर्स्ट इज पेरेंट रॉक्स। फर्स्ट फैक्टर क्या होता है? पेरेंट रॉक्स। पेरेंट रॉक्स मीन्स अगर पेरेंट रॉक्स इग्नियस हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, तो इससे क्या बनेगा? ब्लैक सॉइल बनेगी, ब्लैक सॉइल। और अगर पेरेंट रॉक्स सेडिमेंट्री हैं, सेडिमेंट्री हैं, तो इससे क्या बनेगा? एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। अगर पेरेंट रॉक्स में आयरन ऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है तो किस टाइप की सॉइल बनेगी? रेड सॉइल। ये सब डिपेंड करता है, पेरेंट रॉक्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर ये। सेकंड फैक्टर होता है, क्या होता है बताइए? स्लोप, टोपोग्राफी। स्लोप कैसा है उसका, टोपोग्राफी कैसी है। अगर स्लोप मान लीजिए ये माउंटेन है और ये ऐसे है, तो बेटा ये स्लोप स्टीप है या ये स्लोप स्टीप है? कौन सा स्टीप है? स्टीप ये है। ठीक है, ये स्टीप है और ये जेंटल स्लोप है, ये जेंटल स्लोप है। ये स्टीप स्लोप है, ये जेंटल स्लोप है। तो यहाँ पे सॉइल अगर मान लीजिए यहाँ पे फॉरेस्ट भी होते हैं और कुछ यहाँ लीव्स भी गिरती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? जो लीव्स गिरेंगी ह्यूमस जो बनेगा भी, तो बरसात होगी, बरसात की वजह से सारा ह्यूमस नीचे आ जाएगा सरफेस रन ऑफ के थ्रू, इसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। और इससे क्या होगा? ये सारा का सारा नीचे आ जाएगा, वैली में आ जाएगा। तो यहाँ पे ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस बेसिक होता है। सो ये ह्यूमस होगा ही नहीं, तो यहाँ की जो सोयल होगी वो किस टाइप की हो जाएगी? एसिडिक, एसिडिक सोयल हो जाएगी, एसिडिक सोयल हो जाएगी। तो ये कैसे पता चलेगा बेटा? ये टोपोग्राफी से पता चलेगा। स्लोप जेंटल होगा और ज़्यादा जेंटल होगा, मान लीजिए बहुत ज़्यादा जेंटल होगा, सो वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ना सोयल प्रोफाइल, सोयल प्रोफाइल का मतलब होता है, अभी मैं बताऊंगा कि मान लीजिए ऐसे हम क्रॉस सेक्शन ले लें, तो सोयल प्रोफाइल का मतलब होता है इस पे जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको ओ लेयर बोलते हैं, उसके बाद ए लेयर होती है, फिर उसके बाद ई लेयर होती है, फिर उसके बाद बेड रॉक होता है, फिर उसके बाद आर होता है। इस तरह से बेटा लेयरिंग होती है। तो सोयल में जितनी ज़्यादा लेयरिंग होगी, जैसे मान लीजिए कोई सोयल है जिसमें ओ लेयर है, ए लेयर है, ई लेयर है, 3 लेयर हो गई। और कोई ऐसी सोयल है जिसमें ये 5 लेयर है। सो अगर जिसमें 5 लेयर हैं तो उसको हम बोलते हैं कि उसका सोयल प्रोफाइल ज़्यादा डेवलप्ड है, सोयल वेल डेवलप्ड सोयल प्रोफाइल है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि जिसमें 3 ही लेयर है, ओ लेयर है ही नहीं मान लीजिए, तो उसका सोयल प्रोफाइल क्या होगा? सिर्फ 4 लेयर हैं, आर, बेड रॉक, ई, ए, तो उसका सोयल प्रोफाइल क्या होगा? लेस डेवलप्ड होगा। तो इसको जब लेयरिंग होती है ना, ऐसे लेयरिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं सोयल प्रोफाइल। तो सोयल प्रोफाइल अगर आपसे कोई ये बोले क्वेश्चन में लिख दें कि सोयल प्रोफाइल ऑन माउंटेनियस रीजन इज वेल डेवलप्ड, तो ये सही होगा गलत होगा? अगर ये स्टेटमेंट कोई बोले सोयल प्रोफाइल ऑन माउंटेनियस रीजन, ऑन माउंटेनियस रीजन इज वेल डेवलप्ड, माउंटेनियस रीजन इज वेल डेवलप्ड, तो ये ठीक होगा गलत होगा? रॉन्ग होगा बेटा, ये गलत होगा।
यहाँ सॉइल प्रोफाइल अच्छा नहीं डेवलप होगा। सॉइल प्रोफाइल कहाँ डेवलप होगा? अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अच्छा डेवलप होगा या यहाँ पे अच्छा डेवलप होगा, बताइए। सॉइल प्रोफाइल अगर मान लो ये सेकंड पोजीशन है और ये थर्ड पोजीशन है, तो कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल क्या होगा? वेल डेवलप्ड होगा। ठीक है, तो जेंटल स्लोप पे डिपेंड करता है, स्लोप से डिपेंड करता है कि सॉइल प्रोफाइल कैसा बनेगा। सॉइल प्रोफाइल कैसा बनेगा, इट डिपेंड्स ऑन द स्लोप। स्लोप पे डिपेंड करता है कि उसका सॉइल प्रोफाइल कैसा बनेगा। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल कैसा बनेगा। ठीक है, सो डेप्थ ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल का मतलब डेप्थ ऑफ द सॉइल। सो डेप्थ ऑफ द सॉइल डिपेंड्स ऑन द स्लोप ग्रेडियंट। सो डेप्थ ऑफ द सॉइल या सॉइल प्रोफाइल किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द स्लोप ग्रेडियंट। स्लोप ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। स्लोप ग्रेडियंट का मतलब स्टीप स्लोप है या जेंटल स्लोप है, इस बात पे डिपेंड करेगा सॉइल प्रोफाइल। अभी आप देखिए सॉइल प्रोफाइल, अगर मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, तो ये देखिए सॉइल प्रोफाइल। ये देखिए बेटा, ये ऊपर ओ लेयर है, ऑर्गेनिक लेयर। हाँ जी, हाँ जी। ये कई बार ना बेटा ऐसे भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कि लेयर जो है ना, लेयर, ये लेयर आप बताओ अरेंज करो कैसा होता है। तो अगर इस लेयर को आप देखोगे तो ये लेयर देख रहे हैं, ये ऊपर ओ लेयर है, ऑर्गेनिक है, ह्यूमस बहुत ज्यादा होगा इस। तो इसी के ऊपर जो है ना प्लांटेशन ग्रो हो रही होती है। उसके बाद ये ए सरफेस आता है, सरफेस लेयर बोलते हैं इसको। इसके नीचे सरफेस लेयर ए, ओ के बाद नीचे ए, फिर जैसे जैसे डीप में जाओगे फिर उसके बाद सब सॉइल आएगा। अब इसका रूट देखिए, प्लांट के जो रूट्स हैं वो कहां तक आ सकते हैं? सब सॉइल तक। प्लांट के रूट्स कहां तक आते हैं? ओ ए बी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम, और फिर उसके बाद ये बेड रॉक आती है। अभी इसका देखना और डायग्राम देखना आप, इसमें और डिफरेंशिएशन भी होता है, ऐसा नहीं ये तो वैसा डिफरेंशिएशन दे रखा है इसने, इसका और डिफरेंशिएशन होता है। ये ऊपर ह्यूमस ओ, ये जो लेयर देखोगे आप, तो ये पूरी जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये ओ और ह्यूमस, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद बी सब सॉइल, फिर उसके बाद सी पेरेंटल मटेरियल, फिर उसके बाद नीचे बेड रॉक। ये बेड रॉक होता है पूरा का। सो इस तरह से आपको ये लेयरिंग याद रखनी, इसी को बोलते हैं वेल डेवलप्ड। अगर ये ऐसे डेवलप्ड होगा कहीं पे सॉइल प्रोफाइल, तो इसको बोलते हैं वेल डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल। वेल डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल। अब इससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं? जैसे यहां बेटा मैच करने के लिए आ जाए ओ ए ई बी सी आर। अब ओ क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमस है। हाँ जी, एलिवेटेड हॉरिजन बोलते हैं, एलिवेटेड हॉरिजन। अभी दिखाता हूँ बेटा इसमें क्या होता है। ह्यूमस और ऑर्गेनिक, ये ह्यूमस हो गया, ऑर्गेनिक ओ लेवल, ए लेवल हो गया आपका टॉप सॉयल, फिर ई एलिवेटेड, एलिविएटेड हॉराइजन बोलते हैं, और फिर बी को सब सॉयल, सब सॉयल, एंड सी इज पेरेंट सॉयल, और पेरेंट सॉयल के नीचे बेड रॉक होता है। पेरेंट सॉयल के नीचे बेड रॉक होता है, पेरेंट सॉयल के नीचे आपको बेड रॉक मिलेगा।
ठीक है, पेरेंट सॉइल के नीचे आपको बेड रॉक मिलेगा। अभी देखिए बेटा, ये चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगी। ये क्लियर यहाँ से दिखेगा। ओ ए ई, रूट्स देखिए कहाँ तक जा रहे हैं। ये ट्री के जो रूट्स हैं वो आपके रूट्स कहाँ तक जा रहे हैं, ओ ए, फिर उसके बाद ई के बाद बी तक जाते हैं, यहाँ तक रूट्स जाते हैं। फिर उसके बाद सी आ जाता है जिसको पेरेंट रॉक बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका ये आ जाता है आर, जिसको बेड रॉक बोलते हैं। तो अगर कहीं पे इस तरह से सारी लेयर बनी होंगी, ओ भी होगा, ए भी होगा, ई भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, आर भी होगा, तो बोलेंगे वेल डेवलप्ड प्रोफाइल, वेल डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल। सो ऐसी लेयरिंग आपको माउंटेन एलिवेटेड बेटा रीजन बोलते हैं, एलिवेटेड, हाँ एलिवेटेड रीजन, ठीक है। सो इस तरह की अगर लेयरिंग बनी होगी, इतनी सारी लेयरिंग बनी होगी, ओ ए ई बी सी, ठीक है, यानी पेरेंट मटेरियल से ऊपर बी होता है, बी के ऊपर ई, फिर ए, फिर ओ। सो इस तरह की जो चीज़ें बनी होंगी तो इसका मतलब वेल डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल है, वेल डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल है आपका। नहीं है तो वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें बेटा आपको याद रखनी है कि वेल डेवलप्ड का मतलब, सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है लेयरिंग, डेप्थ, उसकी डेप्थ कितनी है, मिट्टी की डेप्थ कितनी है, ठीक है। अगर मिट्टी की डेप्थ देखी जाए तो देखिए ये जो आपका बेड रॉक है और जो इसके बाद ये जो बेड रॉक होता है, बेड रॉक प्लस इसके ऊपर जो सबस्ट्रेटम है, यानी जिसको हम पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, इसके ऊपर ही सॉइल होती है। ये तो ये क्या है, रॉक्स हैं, बेड रॉक भी रॉक है और उसके ऊपर जो आपका पेरेंट मटेरियल है वो भी रॉक्स हैं, इसके ऊपर ही मिट्टी होती है। इसलिए प्लांट देखना हमेशा मिट्टी में ही रहता है, प्लांट आपको जो मिलेगा वो मिट्टी में ही मिलेगा। पेरेंट रॉक में प्लांट नहीं जाएगा, बेड रॉक में प्लांट नहीं जाएगा। तो उसके ऊपर जो लेयर होती है, बी लेयर, ई लेयर, ए लेयर, ओ लेयर, तो वो सॉइल होती है, उसी को सॉइल प्रोफाइल बोला जाता है। इसमें देखिए प्लांट सिर्फ सॉइल तक ही है, पेरेंट मटेरियल में एंटर नहीं करता और ना बेड रॉक में एंटर करता है, ठीक है, बेड रॉक में भी एंटर नहीं करता। सो इस तरह से होता है बेटा हर जगह। जैसे ये देखेंगे तो इसमें भी बना रखा है इन्होंने। सो हर जगह आपको सॉइल प्रोफाइल मिलेगा, सॉइल प्रोफाइल मिलेगा। जैसे और क्लियर देखिए तो ये देख रहे हैं बेटा, ये आपको ये जो इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपका ह्यूमस है, ये ऑर्गेनिक पार्ट। इसके बाद फिर नीचे जाओगे तो सब सॉइल आना शुरू हो जाएगी। देखिए इसमें और क्लियर आपको दिखाई देगा, लेयरिंग देख रहे हैं, ऊपर ऑर्गेनिक, फिर नीचे, फिर उसके बाद तीसरी लेयरिंग, ऐसे स्टार्ट होती है लेयरिंग। इसको हम बोलते हैं, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल, डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल, डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल। और धीरे धीरे ये सदियां लग जाती हैं बेटा, इसमें ऐसा थोड़ी कि 1-2 साल में बनता है, सदियां लग जाती हैं इसको होने में, बनने में। मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये सॉइल इतना प्रोफाइल डेवलप होता है। अच्छा एक बात बताइए, सॉइल प्रोफाइल एलुवियल्स, ठीक है, एलुवियल सॉइल का ज़्यादा रिच होगा जो गंगा यमुना के पास है, या फिर हिमालय का रिच होगा जो गंगा यमुना के पास है? वहाँ तो हर साल ही ऐड होता रहता है, हर साल ही कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। जब हर साल कुछ होता रहेगा तो बन जाएगा। इसमें देखिए और क्लियर डायग्राम दे रखा है आपको, ये बेड रॉक है, इसके ऊपर पेरेंट मटेरियल है, फिर उसके बाद ऊपर जाओगे सब सॉइल, फिर उसके बाद टॉप सॉइल, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक सॉइल, इस तरह से दे रखा है उसने सॉइल प्रोफाइल। ये डायग्राम बेटा देख लेना है। और ये इस तरह से लेयरिंग, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल लेयरिंग इस तरह से होती, सॉइल लेयरिंग इस तरह से होती। सो जहाँ पे भी जेंटल स्लोप होगा, जहाँ पे भी जेंटल स्लोप होगा वहाँ सॉइल प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बनेगा, सॉइल प्रोफाइल वेल डेवलप्ड होगा। और जहाँ स्लोप ग्रेडियंट हाई होगा, दैट मीन्स कम होगा, वहाँ सॉइल प्रोफाइल कम बनेगा। डेप्थ सॉइल की, सॉइल प्रोफाइल का मतलब सॉइल की डेप्थ कम होगी, लेयरिंग कम होगी। इसके बाद क्लाइमेट की बात करते हैं हम, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में अगर देखिए तो क्लाइमेट भी डिटरमाइन करता है कि सॉइल किस टाइप की होगी, टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, रेनफॉल कैसा है,
ठीक है। सो टेम्परेचर और रेनफॉल, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया ना, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में क्या होता है, बहुत रेनफॉल होती है। जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, तो क्या होता है, वहाँ जो ह्यूमस बनता है वो लीच डाउन हो जाता है, वो अंदर चला जाता है, लीच डाउन होके सॉइल के अंदर चला जाता है, ह्यूमस अंदर की तरफ चला जाता है। सो वहाँ की जो सॉइल होती है वो सॉइल आपका, उसमें ह्यूमस कंटेंट कम होता है। मैंने कई बार बोला है कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट में ह्यूमस कंटेंट कम होता है, ठीक है, ह्यूमस कंटेंट कम होता है। सो एसिडिक सॉइल होती है जनरली, वहाँ की सॉइल क्या होती है, एसिडिक हो जाती है, पुअर ह्यूमस कंटेंट होता है। सो थर्ड इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट का मतलब वहाँ टेम्परेचर कैसा है, थर्ड फैक्टर है वहाँ टेम्परेचर कैसा है। क्लाइमेट में क्या चीज़ें आती हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इन्हीं दो चीज़ों से डिसाइड होता है। तो थर्ड डिटर्मिनेंट होता है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या था, पेरेंट मटेरियल, सेकंड इज स्लोप, थर्ड इज क्लाइमेट, एंड फोर्थ इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन किस टाइप की है, नेचुरल वेजिटेशन आप बताइए बेटा। कैक्टस, थार डेजर्ट में कैक्टस होता है। सो नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ क्या सॉयल प्रोफाइल डेवलप्ड होगा, बिल्कुल डेवलप नहीं होगा वहाँ, ठीक है। तो वहाँ इतना ज़्यादा थोड़ी सॉयल प्रोफाइल डेवलप होगा। तो सॉयल क्या होगी वहाँ की, पुअर होगी, किसमें, ह्यूमस कम होगा वहाँ। इवन एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी ह्यूमस कम होगा, इक्वेटोरियल रीजन में भी ह्यूमस कम होगा, जबकि वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है बेटा उसके बाद भी। ग्रासलैंड में जाइए, ग्रासलैंड में, अच्छा बताइए ग्रासलैंड में ह्यूमस ज़्यादा होगा कम होगा, सवाना और स्टेपी, ऐसे बहुत सारे ग्रासलैंड है पूरे वर्ल्ड में। सवाना कहाँ पे है, अफ्रीका में। स्टेपी कहाँ पे है, स्टेपीज कहाँ पे है, यूक्रेन, रशिया, ठीक है, ये सब स्टेपीज, यहाँ पे स्टेपीज ग्रासलैंड यहाँ पे है। वो रिच होगा या नहीं होगा, वो ग्रासलैंड में, वो ह्यूमस में रिच होगा कि नहीं होगा, बताइए। ग्रासलैंड में जो ज़मीन होती है वो ह्यूमस रिच होती है या नहीं होती है, क्यों, हाँ, क्योंकि पहली बात तो बेटा ग्रासलैंड में आपको घास मिलेगी, छोटी छोटी घास या बड़ी घास, ग्रासेस मिलेंगी। बरसात वहाँ ज़्यादा होती नहीं, 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक होती है। सो जो ग्रास डिके करती है तो उसका ह्यूमस बनता है। दूसरा, ग्रासलैंड में आपको एनिमल्स बहुत सारे मिलेंगे, सो वो भी क्या करेंगे, उनका भी एक्सक्रीटा जो होगा वो भी क्या बन जाएगा, ह्यूमस बन जाएगा। सो इसलिए ग्रासलैंड जो होगा ना, ग्रासलैंड जैसे सवाना ग्रासलैंड हो गया, स्टेपीज ग्रासलैंड हो गया, प्रेरीज हो गया। प्रेरीज कहाँ पे है, प्रेरीज ग्रासलैंड कहाँ पे है, यूएसए में है, यूएसए में है, प्रेरीज यूएसए में है। स्टेपीज कहाँ पे है, यूरोप में है। सवाना कहाँ है, अफ्रीका में है। वेल्ड कहाँ है, वेल्ड, VELD, वेल्ड, साउथ अफ्रीका में वेल्ड है, ठीक है। डाउन्स कहाँ पे है, डाउन्स ग्रासलैंड कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स ग्रासलैंड है, ठीक है। चाको कहाँ पे है, ग्रांड चाको, ग्रैंड चाको कहाँ पे, नीतू सैनी, हाँ साउथ अमेरिका में, लेकिन साउथ अमेरिका में कहाँ पे, पंपास कहाँ पे है ये बताओ, पंपास अर्जेंटीना में है। कंपोज कहाँ है, ब्राजील में है। ग्रैंड चाको कहाँ पे, बोलीविया और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, बोलीविया और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। तो ये सब ग्रासलैंड, जहाँ पे भी ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में क्या होता है, ह्यूमस कंटेंट हाई होता है। तो ये याद रखना, ग्रासलैंड में क्या होगा, ह्यूमस कंटेंट हाई होगा। क्यों, लीचिंग कम होगी, ह्यूमस कंटेंट क्या होगा, हाई होगा, ह्यूमस कंटेंट हाई होगा। तो इसलिए देखना जितने भी वर्ल्ड के ग्रासलैंड हैं, चाहे वो प्रेरी हो, इसको बेटा ये ग्रासलैंड भी आपको याद होना चाहिए, लिख लो, नहीं याद तो कोई बात नहीं, देख लेना नेट पे। जैसे प्रेरीज है, प्रेरीज यूएसए, स्टेपीज यूक्रेन रशिया, वेल्ड ये मैच करने के लिए आ जाता है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ये पेपर में मैच करने के लिए आ जाएगा। डाउन्स, डाउन्स क्या है, कहाँ पे है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया,
सवाना कहाँ पे है? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में भी जो मिडिल अफ्रीका है आपका, ठीक है, जैसे कोंगो, सूडान, ये सब, ठीक है। हाँ, सो सवाना ग्रासलैंड। फिर उसके बाद कंपोज। कंपोज कहाँ है? ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील। पंपास, अर्जेंटीना। ठीक है, ग्रैंड चाको, बोलीविया एंड अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। लानूस, आई साइलेंट है, लानूस, वेनेजुएला। तो ये वर्ल्ड के फेमस ग्रासलैंड्स हैं, एंड जितने भी वर्ल्ड के फेमस ग्रासलैंड्स हैं, दे आर नोन फॉर द वीट कल्टीवेशन। ठीक है, एंड फर्टाइल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, क्योंकि ह्यूमस कंटेंट बहुत हाई है। ह्यूमस कंटेंट बहुत हाई है। सो फर्स्ट फैक्टर था सॉइल के लिए पेरेंट रॉक। सेकंड फैक्टर क्या था? सेकंड फैक्टर क्या था बेटा सॉइल फॉर्मेशन के लिए? टोपोग्राफी या स्लोप। थर्ड इज क्लाइमेट। फोर्थ इज नेचुरल वेजिटेशन एंड फिफ्थ इज कोनी। अच्छा बताइए, कोनीफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं, टैगा फॉरेस्ट तो जानते हैं ना, कोनीफेरस जो ऐसे क्रिसमस ट्री टाइप का बनता है, कोनीफेरस फॉरेस्ट। कोनीफेरस फॉरेस्ट ये कौन टाइप के क्यों होते हैं? ऐसे क्यों होते हैं? हाँ, स्नोफॉल जो होगी तो वो स्लिप होके नीचे आ जाए, अडेप्टेशन है इनके अंदर। कोनीफेरस फॉरेस्ट। अब यहाँ पे बताइए, जहाँ पे इनको टैगा फॉरेस्ट बोलते हैं, टैगा फॉरेस्ट। टैगा फॉरेस्ट, आप बताइए यहाँ पे क्या होगा? ह्यूमस अच्छी होगी? क्यों? स्टीप स्लोप है ना सर। कहाँ पे स्टीप स्लोप है बेटा? बताइए। अच्छा, ह्यूमस अच्छी हो। अच्छा, इरोजन हो जाएगा। क्यों होता है बेटा वहाँ की ज़मीन? बताइए, अच्छा किस टाइप की होगी? एसिडिक होगी या फिर ह्यूमस अच्छा होगा? ह्यूमस नहीं होता बेटा, पत्तियाँ बहुत कम होती हैं इनमें। ठीक है, बहुत लीव्स कम होती हैं। और उसके बाद नीचे जो होता है ना, नीचे वैसे भी बेटा वो आइस शीट होती हैं। सो सॉइल तो आइस के नीचे होती है, आइस शीट के नीचे होती है, और होती भी है तो बहुत, अगर मान लो गिर भी जाती हैं लीव्स तो बहुत कम ह्यूमस बनता है। तो ह्यूमस कंटेंट जो होता है ना, बहुत पुअर होता है इसमें। ह्यूमस कंटेंट टैगा फॉरेस्ट में पुअर होता है। इट मीन्स एसिडिक सॉइल होगी यहाँ, एसिडिक सॉइल होगी। और जनरली ये इस तरह के ना आपको फॉरेस्टेड एरिया में मिलते हैं, ऐसे फॉरेस्ट पे मिले, मतलब माउंटेनियस रीजन पे ऐसे फॉरेस्ट मिलेगी। तो इसलिए वहाँ पे वैसे भी सरफेस फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो भी वहाँ की सॉइल क्या होती है? एसिडिक सॉइल होती है। सो कॉनिफरस फॉरेस्ट भी याद रखना। इसके बाद लैंड यूज देखिए, लैंड यूज। फिफ्थ फैक्टर इज लैंड यूज। जो नेक्स्ट फैक्टर है आपका लैंड यूज पे डिपेंड करता है। लैंड यूज, कि आप लैंड को यूज कैसे करते हैं, उससे वहाँ की पीएच वैल्यू डिसाइड करते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी पी। अच्छा एक बात बताइए, आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और एक्सेसिव में फर्टिलाइज़र अगर मान लीजिए यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, कम होगी? हाँ जी, बताइए। सॉइल अल्कलाइन हो जाएगी या एसिडिक हो जाएगी? बेटा फर्टिलाइज़र क्या होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है? बेसिक होता है। देखो यही क्वेश्चन दे दे पेपर में तो भी गलत हो जाए लोगों का।
फर्टिलाइजर एसिडिक होता है या बेसिक होता है? एसिडिक कैसे होता है बताओ कोई, क्यों होता है एसिडिक? सर उसमें नाइट्रोजन पोटास और वो फास्फोरस होता है। तो उससे क्या होगा? तो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिडिक हो जाता हाँ जी बेटा, क्या हो जाता है, किससे रिएक्ट कर जाता है? है। वाटर। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। वो अच्छा, वाटर से रिएक्ट करके। हम्म। और कोई बताइए। आप बेटा कोई बेसिक बोल रहा था, यदुराज जी आप बोल रहे थे बेसिक है, तो क्यों बेसिक है? सर एसिडिक इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन एक मेन कंपोनेंट है जो एसिडिसिटी को वो इफेक्ट करता है। हम्म। और केमिकल फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन की वैल्यू बहुत होती है, और सर फॉस्फोरिक एसिड जैसे एनपीके हो गया सर। हाँ हाँ बोलिए, तो क्या होगा? सर वो भी सर जैसे नाइट्रोजन जो एसिडिसिटी होती है उसकी सॉइल की वो इंक्रीज कर देता है। हम्म। और उसमें सर फर्टिलाइजर्स में जैसे फॉस्फोरिक होता है। अच्छा एनपीके, अच्छा एनपीके की बात, बेटा ये फर्टिलाइज़र पे डिपेंड करता है आप किस टाइप का फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन। वेरी गुड। हाँ, कैसे अफेक्ट कर देगा पीएच वैल्यू? अच्छा वैसे ही सोच रहे थे। हाँ नहीं तो कैसे करता है बेटा कुछ? हाँ जो है एटमोसफेयर नाइट्रेट बनाता है, नाइट्रेट, तो नाइट्रेट क्या करता है? अच्छा नाइट्रेट एसिडिक होता है। बेटा जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं ना, तो वैसे फर्टिलाइज़र पे डिपेंड करता है। जैसे मैन्योर है, तो मैन्योर जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, वो बेसिक होता है। लेकिन अगर आप एनपीके यूज़ कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन भी एसिडिक होता है, क्योंकि नाइट्रेट बनाता है, सही बोल रहे हैं, नाइट्रेट बनाता है, और नाइट्रेट एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है? नाइट्रेट क्यों एसिडिक इन नेचर होता है, कोई बता दीजिए बच्चा, बेटा बहुत सारे लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे, बताइए। नाइट्रेट, मैंने जब केमिस्ट्री पढ़ाया था ना तब मैंने बताया था ये। जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया था 2 बच्चे भाग गए नालायक, उनको लगा सर पुरानी बातें ही बता रहे हैं, ठीक है? अभी उनको लगा पुराना लेक्चर ही सर बता रहे हैं। नाइट्रेट क्यों एसिडिक होता है? अच्छा ये बताइए बेटा, चलिए केमिस्ट्री, थोड़ा केमिस्ट्री भी भूल गए आप लोग। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है? ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल ऑक्साइड है, नहीं ये मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड ऑल केमिस्ट्री में बोलते हैं बेटा, मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, बेसिक होते हैं। मैंने बताया था केमिस्ट्री जब आपको पढ़ाई थी, तो मैंने बोला था कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, याद आ रहा नहीं याद आ रहा? और कार्बन, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को पूछूं ये एसिडिक है या बेसिक है, तो ये एसिडिक है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? नॉन एसिडिक होते हैं बेटा, एसिडिक। तो ये कार्बन ऑक्साइड क्या हो गया, एसिडिक हो गया। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, तो नाइट्रेट बनाओ या नाइट्राइट बनाओ, कुछ बनाओ, तो ये क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। फास्फोरस क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, तो फास्फोरस अगर फॉस्फेट यूज करोगे फर्टिलाइजर में, तो वो क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, एसिडिक बनाएगा। मींस फर्टिलाइजर जनरली क्या होते हैं, पीएच वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं, एसिडिक बना देते हैं बेटा, एसिडिक बना देते हैं।
पीएच वैल्यू को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, एसिडिक बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं। गांव में देखना बेटा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखो फर्टिलाइजर तो हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमें खाद भी यूज़ करनी चाहिए, जो मैन्योर होता है ना वो भी यूज़ करना चाहिए। तो उन फार्मर से पूछो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों, शायद उनको नहीं पता होगा क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजर आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे सॉयल का नेचर एसिडिक हो जाता है, सॉयल एसिडिक हो जाती है, और जो सॉयल एसिडिक हो जाती है तो उसको बेसिक करना होता है, उसकी सैलिनिटी, उसकी पीएच वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज करना होता है, तो उसमें हम मैन्योर डाल देते हैं, जो आपका ग्रीन मैन्योर होता है, या फिर कई लोग बोलते हैं कि जो आपका ये क्या बोलते हैं उसको, पराली, उसको ऐसे ही छोड़ दो तो उससे भी ठीक हो जाएगा। तो हमें उसे उसके पीएच वैल्यू को चेंज करना होता है। तो फर्टिलाइजर अगर आप एक्सेसिव एनपीके यूज़ कर रहे हैं, नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटेशियम यूज़ कर रहे हैं, पोटेशियम देखिए, पोटेशियम क्या होता है, बेसिक होता है, क्योंकि उसका पोटेशियम क्या मेटल है, तो मेटल है तो उसका बेसिक होगा, लेकिन यहाँ पे एनपीके में देखो दो एसिडिक हैं और एक पोटेशियम बेसिक है, तो पोटेशियम इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता, ज़्यादा इफेक्ट एसिडिक हो जाता है। तो अगर आप फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा, लैंड यूज़ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, वो एसिडिक होती चली जाएगी सॉइल, और जैसे जैसे एसिडिक होती जाएगी वैसे वैसे सॉइल क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल होती चली जाएगी। दूसरा लैंड यूज़ बताता हूँ। मान लीजिए बेटा आप क्या करिए, आपके यहाँ से नहर जा रही है, अब आपके यहाँ इरिगेशन का जो सिस्टम है वो कैनाल इरिगेशन सिस्टम है, आप कैनाल से इरिगेशन करते हैं, तो कैनाल से अगर इरिगेशन करेंगे तो क्या होगा बताइए, सॉइल एसिडिक हो जाएगी या बेसिक हो जाएगी या सॉल्टी हो जाएगी, क्या होगा? अगर कैनाल इरिगेशन आप यूज करते हैं, कैनाल से इरिगेशन करते हैं, तो क्या होगा बताइए? सॉइल क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी बेटा, उसमें बहुत सारे सॉल्ट आते हैं, बहुत सारे सॉल्ट आते हैं, क्योंकि वो रॉक्स रिवर देकर आ रही है तो उसके साथ बहुत सारे सॉल्ट आते हैं, और उसकी वजह से जब आप कई सालों तक उसी से करते रहेंगे तो बेसिक हो जाएगी। तो बेसिसिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा आपको। अब बेसिसिटी को रिड्यूस करने के लिए फिर क्या करेंगे, आप वहां फर्टिलाइजर यूज करिए, नहीं यूज कर सकते, बहुत ज्यादा बेसिक हो गई, तो आप क्या करेंगे, जिप्सम यूज करेंगे। तो लैंड यूज पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लैंड यूज करते हैं, किस तरह का आप लैंड यूज करते हैं, उससे उसकी फर्टिलिटी डिसाइड होती है, उससे उसकी पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है। अब याद रहेगा, इसके पीछे बेटा पूरी केमिस्ट्री है, फर्टिलाइजर के पीछे। ये समझ में आ गया यदुराज जी कि फर्टिलाइजर एसिडिक करेंगे या बेसिक? क्लियर हो गया? कंपोजिशन पे देखिए। हाँ हाँ जी, क्वेश्चन आ गया सर, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। हाँ हाँ, एसिडिक आंसर होता है। हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज इस चीज में हो गया, कैसे हम सॉइल के ऊपर डिपेंड करके फर्टिलाइजर यूज करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आपकी सॉइल क्या है, एसिडिक है, तो आप उसमें एनपीके यूज करेंगे तो और एसिडिक हो जाएगी वो। तो आप उस पर क्या करिए, बेसिक मैन्योर यूज करिए। बेसिक मैन्योर का मतलब खाद बनाइए और उसको डालिए, ठीक है। आप कभी देखना बेटा माउंटेनियस रीजन में ना, लोग जो होते हैं माउंटेनियस रीजन में जाइए, वहाँ फर्टिलाइजर यूज नहीं करते कभी भी। वो लोग जो घरों में जानवर होते हैं ना, उन्हीं का गोबर ओबर डालते हैं। कभी देखना आप अगर गए होंगे तो वहाँ पे देखना बेटा फर्टिलाइजर वहाँ यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ की सॉइल ऑलरेडी एसिडिक होती है। अब उसमें फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो और एसिडिक हो जाएगी। आप इस चीज को नोटिस करना बेटा, वो गोबर ओबर ये सब जो चीजें होती हैं उसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज से डिपेंड करता है, ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें ना बेटा, थोड़ा सा नॉलेज भी रखिए। और जो जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है, एसिडिक होते हैं। इसलिए नाइट्रेट एसिडिक है, इसलिए फॉस्फेट एसिडिक है। सुरेंद्र जी आप बोल सही रहे थे कि नाइट्रेट एसिडिक है, लेकिन नाइट्रेट क्यों एसिडिक है ये जानना जरूरी है, ठीक है जी। सो ये 5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉयल बनता है, सॉयल प्रोफाइल बनती है, सॉयल फॉर्मेशन इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर इज क्या था? पेरेंट रॉक। सेकंड फैक्टर क्या था? टोपोग्राफी। थर्ड फैक्टर टेम्परेचर, क्लाइमेट। फोर्थ फैक्टर नेचुरल वेजिटेशन। फिफ्थ फैक्टर लैंड यूज, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, सॉयल क्लासिफिकेशन जिसको हम करना चाहते हैं,
ठीक है, सॉइल क्लासिफिकेशन, इसको नोट कर लेना, आपकी बुक्स में नहीं है ये ना, नोट्स में है। सॉइल क्लासिफिकेशन अमेरिका का एक, ठीक है, साइंटिस्ट था, उसने पूरे वर्ल्ड की सॉइल कलेक्ट की और फिर उसका एनालिसिस किया, ठीक है, और उसने बोला पूरे वर्ल्ड में 11 कैटेगरीज हैं। उसने बोला कि पूरे वर्ल्ड में 11 कैटेगरीज की सॉइल हैं और उन 11 कैटेगरीज में भी सब कैटेगरीज 250 हैं, 250 सब कैटेगरीज हैं, 250 सब कैटेगरीज हैं, और उन 250 में भी इनकी भी सब कैटेगरीज 1000 सब कैटेगरीज हैं। इन सब कैटेगरीज की भी सब कैटेगरीज हैं, ठीक है, 1000। सो हमें तो बेटा कैटेगरीज याद करनी है, वो सारी चीजें याद नहीं करनी, सिर्फ हमें कैटेगरीज पे फोकस करना है, कैटेगरीज को याद करना है ज्यादा। और हर सॉइल का इसने बोला कि केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल कंपोजिशन, कलर, टेक्सचर का मतलब पता है क्या होता है सॉइल प्रोफाइल में? जब कोई बोलता है कि सॉइल प्रोफाइल, इसका सॉइल प्रोफाइल हाई है, तो दैट मीन्स सॉइल की डेप्थ ज़्यादा है, लेयर ज़्यादा है। अगर कोई ये बोलता है टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब उसके ग्रेन्स जो हैं, उसमें जो ग्रेन्स होते हैं ना, टेक्सचर का साइज बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? करेवा सॉइल है वो, ठीक है, करेवा सॉइल, उसके जो ढेले होते हैं ना, मिट्टी के ढेले, वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, टेक्सचर का साइज बड़ा होता है, ठीक है, टेक्सचर का साइज छोटा भी होता है, स्मॉल टेक्सचर का साइज होता है। तो इन सब चीज़ों से डिसाइड होता है, इन सब चीज़ों से डिसाइड होता है, इन सब चीज़ों से इसने पूरे वर्ल्ड की क्लासिफिकेशन किया और बोला कि 11 टाइप की कैटेगरीज होती हैं। इसने बोला ऑक्सीसोल, नंबर 1 इज ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल सॉइल बोलते हैं इसे, ऑक्सीसोल सॉइल। बोला ये सॉइल बेटा कहाँ मिलती है और क्या होती है? बोलता पूरे वर्ल्ड में 9% के करीब ये सॉइल मिलती है, ऑक्सीसोल, और ट्रॉपिकल एरियाज में मिलती है। ये सॉइल कहाँ मिलती है? ट्रॉपिकल एरियाज में, अभी दिखाता हूं मैं, ट्रॉपिकल एरियाज में, और 9% मिलती है पूरे वर्ल्ड एरिया में। ट्रॉपिकल एरियाज में सॉइल मिलती है, जहां पे क्लाइमेट कैसा होता है ट्रॉपिकल एरियाज में, बता सकता है कोई? हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है यहाँ पे। अब हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा तो किस टाइप का क्लाइमेट होगा बताइए? ह्यूमस कंटेंट कैसा होगा यहाँ पे? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ह्यूमस कंटेंट कैसा होता है? हाई होता है, लो होता है? हाँ बेटा नलायको, लो होगा। हॉट एंड ह्यूमिड का मतलब बरसात भी तो हो रही है, ठीक है, तो लो होगा, लो ह्यूमस कंटेंट। लो ह्यूमस कंटेंट, इसका कलर क्या होता है? रेडिश और येलोइश, येलोइश टाइप का होता है, रेडिश येलोइश टाइप का, येलोइश और रेडिश, ज्यादा रेडिश नहीं होता, आयरन नहीं होता इसमें, ठीक है। इस टाइप की सॉइल को, ऑक्सीसोल को, इंडिया में क्या बोलते हैं बेटा? लेटेराइट सॉइल, ठीक है, लेटराइट सॉइल बोला जाता है इसको, ऑक्सीसोल को लेटराइट सॉइल बोलते हैं। एंड लेटराइट सॉइल इज फेमस फॉर केशूनट कल्टीवेशन। कहां पे मिलती है? मालाबार कोस्ट, केरला। वैसे तो पैचेस में बहुत जगह होती है, लेकिन मालाबार कोस्ट इज फेमस फॉर लेटराइट सॉइल। लेकिन ये ब्राजील में भी मिलती है, कॉन्गो बेसिन में भी मिलेगी। इवन आप बेटा नॉर्थ ईस्ट में हिली रीजन्स में जाएंगे ना, नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन हमारे यहाँ, नॉर्थ ईस्ट हिल्स, वहां पे भी मिलेगी ये, हाँ वहां पे भी मिलेगी। देखिए मैं ऑक्सोसोल दिखाता हूं आपको, ऑक्सोसोल, ऑक्सीसोल सॉइल देखिए,
इस तरह की सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल ऐसी होती है। सो ऑक्सी सोल क्या होगी? लेटराइट सॉइल होगी, ठीक है। और अब मान लो पेपर में आ जाए, यूपीएससी में लिखा हुआ ऑक्सी सोल्स आर फाउंड इन मालाबार कोस्ट, तो बेटा आत्महत्या हो जाएगी, पता ही नहीं है कि है क्या ऑक्सी सोल, होता क्या है। तो इसलिए ऑक्सी सोल किसके कंपेयर में होता है? लेटराइट सॉइल। ऑक्सी सोल मतलब लेटराइट सॉइल। अब बताइए बेटा, ये ऑक्सीसोल जो होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस तो कम होता है, ह्यूमस कम होता है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? मैन्योर यूज़ करिए, नहीं तो फर्टिलाइज़र यूज़ करें। मैन्योर वैसे जनरली बेटा मैन्योर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र कम, ठीक है जी। सो ऑक्सीसोल, ये ऑक्सीसोल होती है, ऑक्सीसोल मालाबार कोस्ट, ठीक है, ऑक्सीसोल। नेक्स्ट लिखिए एरिडीसोल, नेक्स्ट लिखिए एरिडीसोल, फर्स्ट लिख लिया आपने, नेक्स्ट लिखिए एरिडीसोल, एरिडीसोल, एरिडीसोल्स। एरिडीसोल कहाँ मिलता है? एरिडीसोल बेटा एरिड एरिया में मिलेगा, सीधी सी बात है। एरिड और सेमी एरिड एरिया जो होते हैं वहां पे एरिडीसोल मिलेगा। एरिड एरिया क्या होता है युवराज जी? हाँ जी, एरिड बताइए, एरिड कल ही तो बताया था, एरिड और सेमी एरिड। हाँ, तो यहाँ 40 सेंटीमीटर है, इवोपरेशन कितना होगा? 90 सेंटीमीटर। तो प्रेसिपिटेशन से डबल से भी ज़्यादा इवोपरेशन होता है। सेमी एरिड 40 सेंटीमीटर है, तो 40 और 80 के बीच में मान लीजिए 70 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होगा? सेमी एरिड एरिया होगा, कल भी बताया था। तो वहाँ पे जो सॉइल मिलती है ये एरिडोसोल सॉइल मिलती है। और पूरे अर्थ में बेटा आपको पता ही है डेजर्ट बहुत ज़्यादा है, सो अप्रॉक्सीमेट 19% तक आपको 19-20% तक आपको डेजर्ट मिल जाएगा। तो इतने परसेंट अर्थ पे एरिडी सॉइल है, अप्रॉक्सीमेट नोट कर लीजिए, 19% आपको एरिडी सॉइल मिल जाएगा पूरे अर्थ में। ये इसमें ह्यूमस होता है एरिडी सॉइल में? नहीं होता, ह्यूमस भी नहीं होता। मॉइस्चर होता है इसमें एरिडी सॉइल में। तो लैक ऑफ ह्यूमस और एंड मॉइस्चर भी कम होता है इसमें, एंड मॉइस्चर भी कम होता है। सो थार डेजर्ट में क्या है? एरिडी सॉइल है। लेकिन इस सॉइल की खासियत ये होती है कि अगर इसको पानी मिल जाए ना, तो इरिगेशन, अगर इसको कंट्रोल्ड इरिगेशन अगर आप सप्लाई कर दें तो बहुत अच्छा रहता है बेटा। उससे क्या होगा? ठीक है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अब क्योंकि आप देखिए थार डेजर्ट में आप गंगानगर और ये सब हनुमानगढ़ ये सारा एरिया देखेंगे, तो ये इंदिरा गांधी कैनाल जो है, इंदिरा गांधी कैनाल, उससे इरिगेशन होता है। अब इंदिरा गांधी कैनाल से अगर इरिगेशन हो रहा है तो क्या मतलब है? इंदिरा गांधी कैनाल से इरिगेशन हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगी यहाँ पे? सेलनाइजेशन इज द मेजर प्रॉब्लम। सेलनाइजेशन ज़्यादा होता है, सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम रहती है। तुर्कमेनिस्तान में बता सकते हैं इसी टाइप की सॉइल तुर्कमेनिस्तान में मिलती है, इजराइल में भी इसी टाइप की सॉइल मिलती है, सब डेजर्ट है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, सहारा डेजर्ट, हमारा जो थार डेजर्ट है, ये सब क्या है? एरिडी सॉइल है। लेकिन हाँ, यहाँ इरिगेशन अगर इनको मिल जाए तो यहाँ फर्टिलिटी मतलब एग्रीकल्चर को किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था तुर्कमेनिस्तान में कहाँ से आता है, कौन सी कैनाल है तुर्कमेनिस्तान में? लेनिन कैनाल बताया था ना, लेनिन कैनाल कहाँ से? अरल सी से कैस्पियन सी तक बताया था मैंने कि ये अरल सी है, अरल सी। इसमें दो दरिया आते हैं, एक को बोलते हैं, एक नदी आती है जिसका अमू दरिया, एक को बोलते हैं अमू दरिया, और एक को बोलते हैं सिर दरिया। ये दरिया मतलब नदी। और फिर यहां से इस लेनिन कैनाल से
लेनिन कैनाल, लेनिन कैनाल किसके बाउंड्री पे है? उज्बेकिस्तान, इस तरफ उज्बेकिस्तान है और इस तरफ क्या है? कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तो इसके बाउंड्री पे है। और यहां से लेनिन कैनाल आती है, लेनिन कैनाल, और ये आपका क्या है? कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। लेनिन कैनाल, क्योंकि यहां फिर सैलिनाइजेशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, लेकिन ये इसको क्लीन कर लेते हैं बेटा, वाटर को तब यूज करते हैं, ड्रिप इरिगेशन की तरह यूज करते हैं, इसलिए तुर्कमेनिस्तान आज क्या है? हरा भरा है बिल्कुल, ठीक है, ग्रीनरी है वहां। थर्ड आता है, थर्ड सॉइल, ये होगा आपका एरिडीसोल, थर्ड इज मोलीसोल, थर्ड इज मोलीसोल, मोलीसोल, थर्ड इज मोलीसोल। मोलीसोल, इसका भी एरिया ज़्यादा नहीं है, 9% के अप्रॉक्सीमेट पूरे अर्थ पे है। और इस तरह की जो सॉयल मिलती है ना 9%, ये सॉयल आपको ग्रासलैंड में मिलेगी, जितने भी ग्रासलैंड है उन सब में आपको ये सॉयल मिलेगी। तो आप बताइए बेटा, मोलीसोल ह्यूमस में अच्छी होगी कम होगी? ह्यूमस क्या होगा? ज़्यादा होगा, ह्यूमस कंटेंट इज हाई। मोलीसोल ग्रासलैंड प्रोडक्टिव होगी कम प्रोडक्टिव होगी? हाई प्रोडक्टिव होगी। कलर कैसा होगा मोलीसोल का? डार्क कलर होगा, डार्क कलर टाइप का होगा, ठीक है। सो यहां पे पास्चर एंड ग्रासलैंड मिलते हैं, आप देखना मोलीसोल ग्रासलैंड्स। ये जो इंफॉर्मेशन है जो मैं बता रहा हूं, ये आपको बहुत जगह काम आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मोलीसोल इस तरह से, मोलीसोल ग्रासलैंड में मिलती है, जहां पे ग्रासलैंड होती है उस तरह से मोलीसोल। ब्राजील कंपोज ग्रासलैंड। एरिडीसोल देखिए, एरिडीसोल देखिए, हाँ जी ठीक है जी। एरिडीसोल, एरिडीसोल का कलर देखिए, ये एरिडीसोल होती है, वैसे ऐसे होती है बेटा एरिडीसोल। मोलीसोल याद रखना, मोलीसोल क्या होती है? सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है मोलीसोल। इसके बाद देखिए एल्फीसोल, एल्फीसोल नेक्स्ट देखिए एल्फीसोल, फोर्थ इज एल्फीसोल। अब ये एल्फीसोल क्या होता है? एल्फीसोल और कहां मिलता है? हमारे इंडिया में मिलती है एल्फीसोल? नहीं मिलती। एल्फीसोल हमारे इंडिया में मिलती है कि नहीं मिलती? बेटा ये एल्फीसोल आपको माउंटेनियस, जैसे एंडीज माउंटेन है उसके उस पे मिलेगा। एल्फीसोल जनरली जो मिलती है ना, वो वेदर्ड मटेरियल होता है, वेदर्ड स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स जो होते हैं, जो माउंटेन्स जिनका इरोजन होता रहता है, और डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स में मिलती है। और हमेशा याद रखना, जहाँ ऑर्चर्ड्स मिलेंगे ना आपको, जैसे आप हिमाचल में चले जाइए तो वहाँ पे आपको ऑर्चर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे एप्पल कल्टीवेशन होता है, पाइन एप्पल कल्टीवेशन होता है। इधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, जहाँ पे भी आपको अगर एप्पल, ये मतलब इस तरह का ऑर्चर्ड्स कल्टीवेशन मिलेगा, तो ये समझ लीजिए कि वहाँ की जो सॉयल है वो क्या है? एल्फी सॉयल है, एल्फीसोल्स है। सो एल्फीसोल्स है। तो एंडीज हो गया, एंडीज आपका रॉकीज माउंटेन का है, नॉर्थ अमेरिका में है। एंडीज का है, साउथ अमेरिका में है, तो उनके स्लोप्स पे मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। हमारे हिमालय में इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये सॉयल मिल जाएगी, एल्फीसोल्स बोलते हैं। इधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो वहाँ पे भी मिल जाएगी, जहाँ पे ऑर्चर्ड्स आपको पहचानने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे आपको पता चल गया कि वहाँ फ्रूट्स ग्रो होते हैं, तो सीधी सी बात है वहाँ पे क्या होगी? एल्फीसोल्स होंगी, एल्फीसोल्स, ठीक है। एल्फीस वेदर्ड, हाँ, वेदर्ड स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, दे आर फाउंड on weathered slopes of mountain, on weathered slopes of mountain, slopes of mountain, तो माउंटेन के वेदर्ड स्लोप्स में मिलेगा।
तो आप हिमालय में आ जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे, और ये ऑर्चर्ड्स, ठीक है, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं यहाँ पे। एल्फीसोल एंडीज में मिल जाएगा, रॉकीज में मिल जाएगा। एंडीज माउंटेन कहाँ पे है? एंडीज, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। रॉकीज कहाँ पे है? रॉकीज कहाँ पे है? हाँ, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। सो यहाँ पे भी वेदर्ड, इसको बोलते हैं एल्फीसोल। क्या बोला जाता है? एल्फीसोल बोलते हैं। इसके बाद देखिए अल्टीसोल, एल्फीसोल के बाद अल्टीसोल, अल्टीसोल्स, अल्टीसोल्स, अल्टीसोल्स देखिए इनका जो कलर होता है रेडिश कलर होता है। जो मार्जिनलाइज सॉइल होती है ना, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल सॉइल, जो बेकार सी सॉइल होती है, तो अल्टीसोल्स उसको बोलते हैं। जहाँ पे मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स कल्टीवेशन करते हैं हम, पल्सिस कल्टीवेशन करते हैं, तो उसको अल्टीसोल बोला जाता है। ये भी वेदर्ड मटेरियल होता है, वेदर्ड मटेरियल ही होता है, ये भी वेदर्ड मटेरियल होता है यहाँ पे भी। सो पल्सिस कल्टीवेशन होता है, रेडिश कलर का होता है। मेज कल्टीवेशन, फोडर कल्टीवेशन करते हैं, ये सब कल्टीवेशन किया जाता है अल्टीसोल, अल्टीसोल। तो यहाँ एमपी में भी मिल जाएगा, राजस्थान में भी मिल जाएगा, सब जगह थोड़ा थोड़ा अल्टीसोल्स मिल जाते हैं। सर मार्जिनलाइज्ड सॉइल, हाँ, मार्जिनलाइज सॉइल, इसको लिख लीजिए, अल्टी सॉइल को मार्जिनलाइज सॉइल। खराब सॉइल जो होती है थोड़ी सी, डेजर्ट नहीं होता, डेजर्ट और अच्छी सॉइल के बीच में जो होता है मार्जिनलाइज सॉइल बोलते हैं इसे। इसके बाद देखिए स्पोडो सॉइल, स्पोडो सॉइल क्या होती है? स्पोडो सॉइल, नेक्स्ट इज स्पोडो सॉइल, स्पोडो सॉइल्स। अच्छा ये बताइए, जो परमानेंट फ्रीज होता है, जो भी एरिया परमानेंट, जैसे साइबेरिया है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, आइस शीट रहती है। कनाडा हो गया आपका, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, साइबेरिया, यहाँ पे देखना आप परमानेंटली जो सॉइल होती है फ्रीज होती है। तो यहाँ पे एसिडिक ज़्यादा होगी या बेसिक ज़्यादा होगी सॉइल? यहाँ की सॉइल एसिडिक ज़्यादा होगी या बेसिक ज़्यादा होगी? बेसिक क्यों होगी? कोई ह्यूमस जल रहा है उसमें? एसिडिक सॉइल होती है बेटा, ये एसिडिक सॉइल होती है। एसिडिक सॉइल होती है, इसमें कोई ह्यूमस जल रहा है, पत्ते भी नहीं जाते इसमें, तो ऊपर ऊपर बस आइस शीट रहती है। सो नीचे रॉक्स होती हैं, और रॉक्स जब कभी वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा तब मेटालिक ऑक्साइड उससे बाहर निकले थे, तो एसिडिक रहते हैं वो, ठीक है, एसिडिक रहते हैं। तो एसिडिक सॉइल होती है स्पोडोसोल, ये आपको मिलेगी स्पोडोसोइल्स साइबेरिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो यहाँ पे जो सॉइल, इस तरह की सॉइल मिलेगी, कनाडा, ठीक है, हाँ कनाडा। तो यहाँ पे जो सॉइल होगी स्पोडो सॉइल होती है, एसिडिक in नेचर होती है। एसिडिक सॉइल्स हाईली अनप्रोडक्टिव होती है, प्रोडक्टिव नहीं होती बहुत अच्छी। कनाडा ने बोला था मालदीव को कि हम तुम्हें दे देंगे ये लैंड, ले लेना तुम। तो मालदीव ने बोला, पहली बात तो वहाँ टेम्परेचर बहुत लो है, दूसरी बात वहाँ कोई कल्टीवेशन नहीं होगा, सॉइल ख़राब है, तो हम ले उसको करेंगे क्या? पहले तो ठंड से मर जाएंगे, फिर भूख से मर जाएंगे। स्पोडो सॉइल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 7th, हाँ जी बेटा, कनाडा का नॉर्थ पार्ट है ना, कनाडा का जो साउथ वाला पार्ट है वो ठीक है थोड़ा सा, और कनाडा इंपोर्ट, ये ग्रेन्स को ना कनाडा इंपोर्ट करता है। प्रेरीज ग्रासलैंड थोड़ा सा कनाडा में भी है, तो जो प्रेरीज ग्रासलैंड है ना वहाँ पे कल्टीवेशन होता है। बाकी जो ऊपर, हाँ जी, स्वीडन नॉर्वे में भी जो परमानेंटली फ्रीज है वहाँ तो कुछ नहीं होता। कुछ ऐसा भी रीज़न होता है, जो समर जब आता है ना तो थोड़ा सा वहाँ हट जाता है, तो वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं।
और ये लोग जनरली इंपोर्ट करते हैं, और पॉपुलेशन कम है तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ता इन्हें, ठीक है। हमारी तरह थोड़ी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। सो वहाँ पे बहुत सारा एरिया ऐसा है जो समर सीजन में जहाँ से आइस शीट हट जाती है तो वहाँ पे कल्टीवेशन कर लेते हैं। इसके बाद देखिए एंटी सोल्स। एंटी सोल्स, एंटी सोल्स, एंटी सोल्स क्या होता है? ये इस तरह की सॉइल्स ना आपको टुंड्रा रीजन में मिलेगी। टुंड्रा में जहाँ एस्किमोज मिलते हैं वहाँ पे टुंड्रा रीजन में एंटी सोल्स। हाँ बस यही चीज़ तो मैं बताना चाह रहा हूँ बेटा। टुंड्रा में है तो क्या होगा, ये भी एसिडिक होगी, ये भी परमाफ्रॉस्ट होता है, तो एग्रीकल्चर यहाँ भी नहीं हो सकता। और पूरे वर्ल्ड का 12% एरिया एंटी सोल्स में है, तो ये भी एसिडिक होगी, इसमें भी ह्यूमस कम होगा, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता यहाँ पे भी। तो इसलिए तो बेचारे वो मार मार के हंटिंग और गैदरिंग करके अपना जीवन चला रहते हैं। एस्किमोज को कभी देखा आपने कल्टीवेशन एग्रीकल्चर करते हुए? सुना भी नहीं होगा उन लोगों ने कि एग्रीकल्चर क्या होता है। परमाफ्रोस्ट होता है पूरा से, इसको एंटी सोल्स बोला जाता है। इसके बाद देखिए इंसेप्टी सोल्स। इंसेप्टी सोल्स, हाँ जी, हाँ स्पोडोसोल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्पोडोसोल में तो गर्मी आ गई तो आइस शीट थोड़ा ख़त्म भी हो जाती है। आइस शीट ख़त्म हो जाती है तो थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर मतलब एग्रीकल्चर हो भी जाता है। लेकिन एंटी सोल में तो बिल्कुल भी नहीं होता, पूरा परमाफ्रोस्ट रहता है, पूरा परमाफ्रोस्ट रहता है, ख़त्म, कोई मतलब ही नहीं। एग्रीकल्चर तो नाम भी नहीं सुना होता इन लोगों ने, एंटी सोल के लोगों ने। इंसेप्टी सोल जो है, इंसेप्टी सोल जो ये मिलता है ये आपको ऊपर मिलता है आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक। ये भी बेकार होती है। आर्कटिक कौन सा बहुत अच्छा है? सो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर नहीं होता, यहाँ पे भी ह्यूमस नहीं होता, ये भी एसिडिक सॉइल है। जितनी सॉइल है ना बेटा उसमें बहुत कम फर्टाइल सॉइल है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद भी हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को लैंड यूज चेंज करके वहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे। इसके बाद 9th देखिए एंडी सोल। हाँ जी, हाँ जी, जो हमारी दो स्लोप्स होती हैं, एक स्टीप स्लोप, हाँ जी, स्टीप स्लोप क्या नाम है, ह्यूमस का पार्ट होता है वो फॉल डाउन करता है तो एसिडिक सॉइल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उस नहीं नहीं नहीं, ह्यूमस का कंटेंट मिलते तो बेसिक हो जाती है बेटा। ह्यूमस उसके ऊपर पड़ा होता है। जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है, इसके ऊपर ऐसे ह्यूमस रखा हुआ है, बरसात हो गई तो ये ह्यूमस नीचे आ गया। ये ह्यूमस उसमें मिक्स थोड़ी हुआ है अभी, ठीक है। तो मींस उससे ह्यूमस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना इस पे तो मिक्स नहीं हुआ तो मिक्स नहीं हुआ, हाँ तो वो सॉइल तो एसिडिक ही रहेगी। मिक्स नहीं हुआ तो एसिडिक ही रहे, हाँ एसिडिक ही रहेगी। वो पड़ी रहती कुछ टाइम तक, 4 महीने 6 महीने 8 महीने, तो फिर उसकी बेसिसिटी बनती, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। एंडी सोल, एंडी सोल का मतलब होता है, एंडी मतलब एंडीज। सो एंडीज माउंटेन पे जो सॉइल मिलती है, एंडीज कहाँ पे है? साउथ अमेरिका। तो ये जो सॉइल है ना लावा से बनी है, बेसिकली ये लावा से बनी सॉइल होती है। हाँ, एंडीज कहाँ पे है बेटा? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका सर। किसमें? एंडीज नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज साउथ अमेरिका में है। दोबारा से मैप देखना, साउथ अमेरिका में। हाँ साउथ अमेरिका में। तो ये लावा से बनी हुई है, ठीक है। और लावा से बेटा ये बनी हुई है, ये सल्फर में ना रिच है, सल्फर बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ह्यूमस अच्छा नहीं होता इसमें, ह्यूमस नहीं है। ये एंडी सोल ना हमारे लावा से बनी है। तो बताओ इंडिया में कहाँ एंडी सोल मिलेगी आपको? इसमें सल्फर बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमस बहुत अच्छा नहीं है। बताइए। दक्कन प्लेट्यू, एग्जैक्टली बेटा। जितने प्लेट्यू हैं, जितने प्लेट्यू आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, दक्कन प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, जो भी प्लेट्यू है सब लावा से बने हुए हैं, एंडी सोल हैं। वो बेटा वो भी एंडी सोल है, वो भी वोल्केनिक इरप्शन से लावा से बनी।
जो भी लावा से बना है वो क्या है, एंडीसोल है। सो जितने प्लेट्यू आपको मिल जाएंगे ना, सब एंडीसोल मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दक्कन प्लेट्यू याद रहेगा इसका, ये याद रखना, दक्कन प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू। अभी दिखाता हूँ बेटा। हाँ, ब्लैक सॉइल। ये चीज़ ना बहुत जगह आपको हेल्प करेगी बेटा, ये जो पढ़ रहे हो ना, ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी जगह हेल्प कर जाएगी। एंडीसोल, इसमें पूरा अच्छे से कलर नहीं दिखा रखा, ब्लैक कलर रहता है बेटा इनका, जनरली ब्लैकिश टाइप का कलर होता है, एंडीसोल। इसके बाद देखिए वर्टीसोल, वर्टीसोल, वर्टीसोल जो होती है, वर्टीसोल सॉइल क्लेई सॉइल होती है, वर्टीसोल, वर्टीसोल इज क्लेई सॉइल, क्ले सॉइल होती है। अच्छा, क्ले की खासियत क्या होती है बेटा, कोई बताइए? हाँ, मॉइस्चर रिटेन करती है, वेरी गुड। सो हायर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है इसकी, मॉइस्चर काफी दिनों तक रहता है इसमें। ये कहाँ पे मिलेगी क्लेई सॉइल? जिसमें मॉइस्चर ज्यादा रहता है, बताइए कौन सा कल्टीवेशन कर सकते हैं वहां? अगर मान लो ऐसी क्लेई सॉइल आपको मिल जाए तो वहां किस टाइप? राइस, वेरी गुड बेटा, राइस को ही सबसे ज्यादा मॉइस्चर चाहिए, वेरी गुड। सो आप इधर चले जाइए, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, राइस राइस राइस, क्लेई सॉइल है, क्लेई सॉइल है। तमिलनाडु में चले जाइए, कावेरी डेल्टा, क्लेई सॉइल है, डेल्टा के पास जाएंगे क्लेई सॉइल मिलेगी आपको। राइस राइस राइस, मॉइस्चर ज्यादा होता है, मॉइस्चर को रिटेन करता है। और अब बताइए क्लेई सॉइल में ह्यूमस अच्छा होगा नहीं होगा? सोच के बताइए। हाँ बेटा, अच्छा होगा ह्यूमस। क्यों? क्योंकि एलुवियल, मतलब समझ रहे हैं, एलुवियल सॉइल ही लास्ट में जब नदी से मिलने वाली तो उसी टाइम तो बनता है ये क्लेई सॉइल, तो इसमें ह्यूमस, सारा ह्यूमस ही तो आ रहा होता है। सो ये क्या होता है? ह्यूमस रिच होता है। क्लेई सॉइल क्या होती है? ह्यूमस रिच होती है, ह्यूमस रिच। तो वर्टीसोल आपको कहाँ मिल जाएगा? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जहाँ पे भी ये आपको रिवर्स के डेल्टा मिलेंगे, सब जगह, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सब जगह जहाँ पे भी डेल्टा मिलेंगे वहीं पे मिल जाएगा, क्लेई सॉइल मिल जाएगी आपको। इसके बाद 11 देखिए, हिस्टोसोल। 11th इज हिस्टोसोल, 11th इज हिस्टोसोल। हिस्टोसोल का मतलब होता है मार्शी सॉइल, सुंदरबन डेल्टा, मार्शी सॉइल। मार्शी सॉइल में ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमस भी बहुत ज़्यादा होता है, मॉइस्चर भी। सो इसकी वजह से इसमें कल्टीवेशन नहीं हो पाता, इसमें मैंग्रोव कल्टीवेशन होता है। सो इसमें बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं हो पाता, ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रन ऑफ कच्छ हो गया आपका, रन ऑफ कच्छ, गोदावरी, कृष्णा, जितने भी रिवर्स हैं उनका जो बिल्कुल मिलने वाले होते हैं कोस्टल रीजन से, सुंदरबन डेल्टा। सो ये सब क्या है? हिस्टोसोल, हिस्टोसोल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हिस्टोसोल, हिस्टोसोल बोला जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप की सॉइल्स हैं और कभी कभी इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको रिलेट करना, इंडिया से रिलेट करना आपको आना चाहिए। इसके बाद एक और लिख लीजिए, ये तो 11 कैटेगरीज थी, इन्हीं में सब कैटेगरीज में भी आता है चर्नोजेम, चर्नोजेम, चर्नोजेम। सब कैटेगरी नहीं, अलग से ही लिख लो, 11 तो वैसे ही लिख लो, चर्नोजेम भी लिख लीजिए। चर्नोजेम क्या होती है बेटा? ब्लैक सॉइल जो होती है ना, उसी को चर्नोजेम बोलते हैं। सो लिख लीजिए, चर्नोजेम इज ए टाइप ऑफ ब्लैक सॉइल कंटेनिंग वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ह्यूमस। बस ये डिफरेंस है इसमें, कंटेनिंग वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ह्यूमस। वैसे ब्लैक सॉइल में ह्यूमस कम होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा होता है।
containing very high percentage of humus. It also contains high quantity of ammonia and phosphoric acid. ठीक है बेटा, ये चर्नोजेम जो वर्ड है ना, ये रशियन वर्ड है. सो लिखिए चर्नोजेम. लोग बोलते हैं कि चर्नोजेम इसलिए बना है प्लांट्स के डिफरेंट थ्योरी हैं, उस थ्योरी को नहीं पढ़ना आपको, बस आप ये याद रखिए कि चर्नोजेम होता क्या है. कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए इसकी. फर्स्ट इज ब्लैक सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल मिलेगा इसमें. नंबर 2 आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब चीज़ें मिलेंगी इसमें. थर्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस. नेक्स्ट लिखिए कैल्शियम आयंस. ये चर्नोजेम सॉइल मिलती कहाँ है? ये सॉइल मिलेगी यूरेशियन स्टेपीज. स्टेपीज जो ग्रासलैंड है यूरेशिया का, स्टेपीज ग्रासलैंड, वहां पे मिलेगी. सर आपने लास्ट में क्या बताया, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस के बारे में? कैल्शियम आयंस मिलेंगे बेटा. पूरे वर्ल्ड में बहुत रेयर जगह पे मिलती है, ऐसा नहीं सब जगह मिलती है, इसीलिए यूपीएससी ने पूछ लिया इसको. सो दे आर फाउंड इन यूरेशियन स्टेपीज लाइक क्रोशिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, बुल्गारिया. यूक्रेन, रोमानिया, रशिया, बुल्गारिया, क्रोशिया. In Russia, the highest chernozem concentration is found. Highest concentration of chernozem is found. Chernozem is found. सर ये बहुत फर्टाइल सॉइल होगी ना? हाँ, बहुत फर्टाइल होती है, इसलिए बेटा क्वेश्चन भी आया था, ये पूछा भी गया था. वीट कुछ भी उगा दीजिए, फर्टाइल है, ग्रासलैंड में मिलती है. इसके बाद लिखिए सेरोजम. सेरोजम सॉइल. सेरोजम लिख लीजिए. चर्नोजेम तो आ चुका है, सेरोजम लिख लीजिए. सेरोजम सॉइल. सेरोजम सॉइल. चर्नोजम तो आ चुका है पेपर में, सेरोजम लिख लीजिए. सेरोजम. देखिए सेरोजम सॉइल इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज. इट कंटेन्स लेस ह्यूमस, क्योंकि ह्यूमस डेजर्ट में है तो ह्यूमस कम होगा. ठीक है. सो बस इतना याद रखना, ये आपके काम आ जाएगा. बाकी वही सारी प्रॉपर्टी, जैसे डेजर्ट की जो प्रॉपर्टी है वही, वेजिटेशन कम होता है, बाकी सब यही. सेरोजम और चेरोजम, चर्नोजम एंड सेरोजन, ये दोनों याद रखना है आपको. सिरोजम. सो ये सॉयल टाइप आपका कंप्लीट हो गया. डिफरेंट टाइप के सॉयल हैं, ये कंप्लीट हो गए. अभी एग्रीकल्चर पे बेटा और क्लासेस हैं, वो होंगी. फिर मिनरल इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी करेंगे, इंडिया की इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, कहाँ पे कौन सा मिनरल मिलता है. ठीक है. सो एक क्लास में आपका कल एग्रीकल्चर ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा. फिर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से 2-3 टेस्ट होंगे.
तीनों टेस्ट सिर्फ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के होंगे, 100 मार्क्स के, उसमें दिमाग लगाना, ठीक है, कहाँ पे क्या होता है। सो हाँ, 3 टेस्ट होंगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के, फिर उसके बाद 3 टेस्ट होंगे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के, फिर ये आपका इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है बेटा। सर मेंस के लिए कैसे क्या करना है? मेंस के लिए बेटा कल बताऊंगा मैं। ओके सर। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी पूछिए। सर